हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। जब भी आप कोई किताब को अपने हाथ में उठाते हैं तो क्या आपके मन में ये ख्याल आता है कि इस किताब के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो सकते हैं? क्या हमें कोई ऐसी क्लास मिलेगी जो हमें ये किताब पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देगी? तो इसके लिए आपको सबसे पहले शिक्षा एडुकेशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की डिटेल्ड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एक मज़ेदार अंदाज में। इसीलिए अभी शिक्षा एडुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सबसे पहले सभी क्लासेस मिल जाएगी। हम क्लास 7th में हैं। हम क्लास 7th में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन इक्विलिटी, जो कि समानता पर है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम क्लास 6th में, हम हमारी प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके हैं, अच्छे से डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं कि इक्विलिटी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, स्ट्राइविंग फॉर इक्विलिटी। लेकिन आज का जो हमारा पूरा चैप्टर है वो इक्विलिटी पर ही बेस्ड है कि समानता पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर को ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये आ गया चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। तो आज के हमारे इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इक्विलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी में इक्विलिटी का क्या रोल है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब संविधान में प्रावधान, प्रोविजंस क्या क्या है ये हम समझेंगे। एग्जाम्पल फ्रॉम दीवार, अब एक मूवी है दीवार मूवी, आपने अगर नहीं देखी है तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है दीवार मूवी का। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्विलिटी, मतलब इक्विलिटी के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए। एंड मिड डे मील स्कीम, एक स्कीम है काफ़ी इंटरेस्टिंग सी, जो कि हमारे गवर्नमेंट के थ्रू अभी स्टार्ट हुई है, इसीलिए आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है कि इक्विलिटी के लिए एक मिड डे मील स्कीम क्या है। चैलेंजेस इन कंटिन्यूस एफर्ट्स, अब किसी भी चीज़, अच्छी चीज़ की बात की जाए तो उसमें चैलेंजेस हमेशा आते ही है, लेकिन उसमें हमें कंटिन्यूस एफर्ट्स करना पड़ता है, तो ये भी हम देखेंगे। और कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर इक्विलिटी, ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कंटिन्यूस हमें स्ट्रगल करना पड़ता है इक्विलिटी के लिए, समानता पाने के लिए। तो ये आज हम हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करेंगे। अब जो हमारी जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा इश्यूज ऑफ इक्विलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब हम अदर कंट्रीज की भी बात करेंगे जिसमें इक्विलिटी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, और इनइक्विलिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में किस तरह की असमानताएं हैं। हिस्टोरिकल इनइक्विलिटी की हम बात करेंगे, यूएसए में हम जाएंगे, रोजा पार्क्स एंड द सिविल राइट्स मूवमेंट, ये भी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपके चैप्टर में दी गई है, जिससे आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। कंटिन्यूइंग इक्विलिटी, मतलब इक्विलिटी कैसे लगातार बनी हुई है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को भी चैलेंज कर दिया जा रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑन इक्विलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो आप बिल्कुल अपने साथ में सबसे पहले डायरी पेन रख लीजिए, क्योंकि जितनी भी टर्म्स आएगी वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आप जब चैप्टर को समझते हैं तो आपको उसमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने साथ एक डायरी पेन ज़रूर रखिए, ताकि आप जब भी कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं या उस चैप्टर की जब भी आप कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ताकि फिर इसीलिए आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो और अच्छे से आप उस क्लास को अटेंड भी करें, और आप नोट डाउन भी करते चलिए कि ये टर्म चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इक्विलिटी, समानता का आज हम परिचय देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या है इक्विलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी में हमारे संविधान में इक्विलिटी कैसे है ये देखते हैं। तो इक्विलिटी क्या कह रही है,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्नॉलेजेस एवरीवन एज इक्वल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग क्या कह रहा जा रहा है कि सभी एक बराबर है, सभी इक्वल है, राइट टू इक्वलिटी है हमारे पास में। कैसे? तो देखिए, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो पिज़्ज़ा के क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। इक्वल पार्ट्स मतलब एज्यूम कीजिए कि हम एक सिटीज़न हैं, हम जितने भी सिटीज़न हैं हमारे इंडियन कंट्री के, तो क्या हुआ कि सभी इक्वल पार्ट्स में है। आपने देखा होगा पिज्ज़ा का कोई भी छोटा बाइट नहीं होता, कोई भी बड़ा बाइट नहीं होता, सारे पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एग्जाम्पल है किसका, इक्विलिटी का। इसी तरह एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी क्या है, इक्वल है, हमारे पास राइट टू इक्विलिटी, हमारे पास समानता का अधिकार है। Everyone lays equal, ठीक है, सभी बराबर। This can be on behalf of all. It hardly matters if you are a guy or girl, caste, even religion, tribe or educational and economic background. फिर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर क्या है, आप बॉय है या गर्ल है, आपका एजुकेशनल भी क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिच है या पुअर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, सभी इक्वल है। ये ऐसे सभी गलत चीज़ों को चैलेंज करते हुए बनाया गया है। राइट टू इक्वलिटी, स्टीरियोटाइप, प्रीजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हट जाती है और आपको देखने को मिलता है राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार, जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बॉय है या गर्ल है, आपका जेंडर मैटर नहीं करता, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपके रिलीजियस बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि आप किस रिलीजन के हैं, आप कौन से लैंग्वेजेस बोलते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। और मैटर ना करते हुए हमारे पास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, इक्वलिटी, ठीक है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप जब अपने सामने पिज्ज़ा देख रहे हैं, वही तो इक्वलिटी, कि देखिए पिज्ज़ा कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, वैसे ही हमारे कंट्री में सभी इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। समानता हमारे लिए सभी के लिए एक बराबर है, यही हमारा भारतीय संविधान कहता है। अब देखते हैं कि और क्या क्या कहती है इक्वलिटी। रिकग्नाइजेशन ऑफ क्वालिटी इन स्पाइट ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब समानता तो है लेकिन समानता के बावजूद भी हमें असमानता को देख पाते हैं हम, कि हम असमानता का भी सामना कर पा रहे हैं। इनइक्वलिटी इज अ रियलिटी बट इक्वल अपॉर्चुनिटी हैज बीन एक्नॉलेज्ड, मतलब आप क्या देख रहे हैं कि समानता के बावजूद भी क्या हो रहा है कि असमानता आज भी एक सच है, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें कि क्या हो रहा है कि इक्वलिटी क्या कह रही है कि सभी के लिए सब कुछ इक्वल है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, सबके लिए इक्वल एजुकेशनल राइट्स है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस, अब पहले के टाइम पर क्या होता था, बिफोर टाइम, मतलब पहले क्या होता था कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं था, ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो इनइक्वलिटी को चैलेंज कर दे, और हमें इसका सामना करना पड़ता था। इनइक्वलिटी को बहुत ही फेस किया है, जैसे कि हमने अपनी 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमने इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल किया था, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम याद कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने कास्ट के लिए, अपने कास्ट के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिससे उनको जीत हासिल हुई थी, उन्हें सक्सेस मिली थी। एग्जैक्टली वैसे ही पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं था, भेदभाव के लिए कोई भी कानून नहीं बना हुआ था पहले। देयर वर नो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बट नाउ एक्सेट्रा, अब बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कर सकते हैं और कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं। देयर आर नो अदर लॉज विच प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड इक्वलिटी, पहले इस तरीका का कोई लॉ नहीं था जो कि प्रूव कर सके, हमें समानता का अधिकार दिला सके और ये कह सके कि हम जो इस चीज़ों का सामना कर पा रहे हैं वो गलत है। लेकिन अब हमारे पास ये लॉ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये एक्ट है जो कि डिस्क्रिमिनेशन जैसे वायलेंस को
चैलेंज कर देता है तो ये प्रोवाइड कर रहा है हमको सिक्योरिटी, मतलब इस एक्ट से हमको क्या, सुरक्षा का पूरा इसमें सुरक्षा साथी हमारे साथ में है। इस एक्ट के थ्रू हमारे साथ है सुरक्षा साथी, मतलब ये एक्ट से हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये एक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के लिए पहले कोई भी लॉ नहीं था, लेकिन अब आपके पास एक एक्ट है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये देखिए कि ये हमने देख लिया कि असमानता तो है, असमानता आज भी रियलिटी है, लेकिन उसको चैलेंज करने के लिए हमारे पास में ऐसे एक्ट्स और लॉज भी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान क्या कहते हैं, जस्टिस इज ब्लाइंड। ठीक है, जस्टिस, न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पॉलिटिशियन हो या एक प्यून हो या एक चपरासी हो, दोनों ही इंसान बराबर है। अब वो कैसे बराबर है, मान लीजिए कि एक पॉलिटिशियन या फिर एक चपरासी ट्रैफिक रूल को ब्रेक करता है तो दोनों को ही सज़ा बराबर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक पॉलिटिशियन इस रूल को तोड़ता है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी के लिए हमारे इंडियन रूल्स, राइट्स, रेगुलेशन सभी के लिए इक्वल है। यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सभी के लिए रूल्स क्या है, इक्वल है, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे वो एक प्रेसिडेंट हो। अगर एक प्रेसिडेंट होकर भी आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं या कोई भी रूल ब्रेक करते हैं तो आपको हो सकती है सज़ा। ऐसा नहीं है कि आप सज़ा से बच जाएंगे क्योंकि आप प्रेसिडेंट है और आपको सज़ा मिल जाएगी आप चपरासी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी के लिए इक्वल क्या है, राइट्स बने हुए हैं। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना चाह रहा है। इफ दे कमिटेड अ कॉमन क्राइम, अगर दोनों में से कोई भी एक जैसे क्राइम करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो एक पॉलिटिशियन है, उसके पास पावर है, तो वो क्राइम की सज़ा से बच जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। सभी के लिए क्या है, इक्वल सज़ा है, इक्वल पनिशमेंट है, सभी को इक्वल पनिशमेंट दी जाती है। इसीलिए आप समझिए कि बोथ पॉलिटिशियन एंड ऑर्डिनरी सिटीजन मस्ट फॉलो द सेम लीगल प्रोसेस, उन दोनों को ही लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और अच्छी भली सज़ा का उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ने ही इक्वल क्राइम किया है। और यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है कि क्या कह रहा है हमारा प्रावधान, कि सभी के लिए इक्वलिटी और रूल्स, रेगुलेशन, राइट्स क्या है, इक्वल है। आप एक पॉलिटिशियन है, आप एक प्रेसिडेंट है, आप एक प्राइम मिनिस्टर है, आप एक चीफ मिनिस्टर है, इस चीज़ों की पावर्स के कारण, इस तरह की पोजीशन के कारण आप किसी भी क्राइम से, आप किसी भी रूल्स को फॉलो करने से नहीं बच सकते। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात से आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम हमारे लिए सारे राइट्स, सारे रूल, सारे प्रोविजंस क्या है, इक्वल है, जिसको हमें इक्वली फॉलो करना है। अब बात हो रही है इक्वलिटी की, इसीलिए हम ये प्रोविजन को समझ रहे हैं। गारंटी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन की क्या गारंटी है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस और कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। आप देख सकते हैं कि इंडिया में ये क्या कर दिया है, प्रोहिबिशन, इसका प्रोहिबिट है, निषेध है। ये क्या चीज़ है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, रिलीजियन, कास्ट और सो ऑन। तो देखिए आप कि इसके अकॉर्डिंग आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इस बात का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है कि आप किसी के जेंडर के अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो आपको सज़ा हो जाएगी। अगर आप किसी के रिलीजन के अकॉर्डिंग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन तरह का बिहेवियर आप कर लेंगे ना, तो आप एक
क्राइम कर रहे हैं। अब देखेंगे हम इसमें एक नेक्स्ट लास्ट में जो टर्म दी हुई है इस टॉपिक में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी को पता होना चाहिए। राइट ऑफ एंट्री इन पब्लिक प्लेसेस, सभी को एंट्री पब्लिक प्लेसेस में इक्वली मिलेगी, इक्वली मिलती है और इक्वली मिलेगी, यही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको होटल में, आप कोई भी होटल्स में जाइए, आप किसी भी टेम्पल्स में जाइए, आप किसी भी शॉप्स में जाइए, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जाइए, आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना ही आपके कास्ट के अकॉर्डिंग आपको कहीं पे परमिशन मिलेगी कि आपकी कास्ट ये है तो ही आप यहाँ आ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक प्लेसेस में सबको क्या है, राइट है इक्वली एंट्री करने का। आपको एक स्टोरी याद होगी जो कि हमने क्लास 6th में पढ़ी थी हमारे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, कि एक बार एक लड़की को क्या हुआ कि वेल से पानी नहीं भरने दिया जाता था। उससे कहा जाता था कि आप शेड्यूल कास्ट के हैं, आप लोअर कास्ट के हैं, तो आप इस वेल से पानी नहीं भर सकते। तो क्या हुआ कि इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में आपने जब देखी तो उसके लिए हाथ आता है सबसे ज़्यादा मेन रूल, वो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत पर अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो उसके लिए हमारे इंडिया ने क्या कर दिया है, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। ये एक जुर्म है, क्राइम है, जिस पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। तो देखिए कि ये जो बिहेवियर था, जो उसके साथ किया जाता था, उस लड़की के साथ किया जाता था कि आप इस वेल से पानी नहीं भर सकते। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देखा गया तो उसे भी उस वेल से पानी भरने दिया गया और सभी को अपने बिहेवियर पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो देखिए कि एंट्री क्या है, पब्लिक प्लेसेस पे सभी को इक्वली है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ किसी भी होटल्स में, किसी भी शॉप्स में जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिससे हमें भली भांति परिचित होना ज़रूरी है कि राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे प्रोविजंस है जो कि हमें बता रहे हैं कि हमें क्या क्या हक है, हमारे क्या क्या हक्स है, हमारे क्या क्या राइट्स है। अब ये आ जाता है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में दिया गया है। ये एग्जाम्पल एक मूवी का, दीवार मूवी का। एक शू साइन करने वाला बॉय था जो कि जूता चमका रहा था। तो एक उसमें क्या होता है कि एक सर आते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, अच्छे गॉगल वॉगल लगाए हुए हैं। वो क्या करते हैं कि उस बच्चे से शू पॉलिश करवाते टाइम उसे कॉइन ऐसे फेंक कर देते हैं। ठीक है, तो उस सर ने क्या किया, उस बंदे की, उस बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं की, उसको डिसरिस्पेक्ट किया, उसको कॉइन फेंक कर दिया। सर समझ रहे थे कि वो औहदे में बड़े हैं और इसका काम क्या है, छोटा है, लोअर कैटेगरी का है, तो इसको मैं ऐसे इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर देता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस बच्चे ने उस कॉइन को हाथ भी नहीं लगाया। उसने ये समझाया कि सर मेरा भी काम इज्जतदार वाला है, मेरा भी काम रिस्पेक्टफुल वाला है, मुझे इसके बदले ये कॉइन नहीं चाहिए, आप इसे फेंक कर मत दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ आपके सामने आ गई कि कोई भी तरह का काम हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। लेकिन वो सर ने इस तरीके का बिहेवियर किया, फिर उन्हें अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी महसूस हुई जब वो बच्चा बताता है कि मेरा भी काम कोई छोटा मोटा नहीं है, मैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक वो होना चाहिए कि आप भी हमारी रिस्पेक्ट करें। कुछ नहीं सर, ब्रेक ले लेते हैं सर। बीच में 16 मिनट पे भी ब्रेक लिया था क्योंकि फ़ोन बज गया था, हम साइलेंट करना भूल गए थे। मतलब उसको रोका नहीं हमने, साथ में कंटिन्यू किया। वीडियो एडिटर को बता देना। हाँ सर, हमने टाइम नोट कर लिए हैं। और एक अभी कितनी देर में हो जाएगा वीडियो? अभी सर बाकी है। कितनी देर में हो जाएगा? 20 मिनट्स और उसके बाद में 10 मिनट मोबाइल चार्ज लगा देना। हाँ हाँ ठीक है।
तो देखिए कि यहाँ पर आपको कितनी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी देखने को मिली है इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो आई होप कि अब आप ये मूवी भी देखेंगे कि किस तरीके से उस बच्चे ने वो सर को समझाया कि मेरा भी वर्क क्या है, रिस्पेक्टफुल है, और आप मुझे इस तरीके से कॉइन फेंक कर नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखते हैं कि इक्विलिटी के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है। बाय लॉस, कानून के लिए, कानून के तहत डिफरेंट लॉज आर देयर दैट प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी राइट। देखिए डिफरेंट अब लॉज हैं, राइट्स बने हुए हैं जो कि इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें, और क्या है कि अनटचेबिलिटी के साथ साथ जो टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिल सकती थी, आप इस वेल से पानी नहीं भर सकते थे, इस तरीके का जो बिहेवियर था उन सब चीज़ के लिए अब हमारे पास क्या है, लॉज है। और लॉज के साथ साथ हमारे पास में डिफरेंट लॉज है, राइट्स है, ठीक है, जो पर्सन्स को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, और हमें पता चलेगा कि हम सब बराबर है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार कही तो जा रही है, लेकिन इसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपके पास राइट्स है, लॉज है। तो अब इसका एग्जाम्पल और एक अच्छा आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है कि 6 से 14 ईयर्स के बच्चे जो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, और ये कंपलसरी है। गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन, और ये राइट इसीलिए है ताकि हर बच्चा शिक्षा ले, शिक्षा प्राप्त करे। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा ये बोलता है जो सबके लिए इक्वली है, और ये इक्वली है सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि जो रिच फैमिली से बिलोंग है वही सिर्फ स्कूल जा सकते हैं, अब पुअर फैमिली के भी बच्चे स्कूल में प्रॉपरली जा सकते हैं और प्रॉपर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें सेट की गई है इस तरह की चीज़ों से उभरने के लिए, इस सारी चीज़ों से, इस सारे प्रॉब्लम से हटने के लिए इसका सोल्यूशन हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। स्कीम्स आर सेटअप टू असिस्ट डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज इन वेरियस वेज। मतलब जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ के लोग हैं, यानी जो पुअर फैमिलीज़ के लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास में एजुकेशन नहीं है और वो एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया। अब हम इसी में मिड डे मील भी देखेंगे कि मिड डे मील स्कीम क्या होती है। इस तरीके के राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, इस तरीके के राइट टू इक्विलिटी, ऐसे सारी चीज़ें आपको क्या करना है, माइंड में अब याद रखना है और नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको इस तरह के एक्ट पता हो कि इक्विलिटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे पास में है। अनटचेबिलिटी क्या कर दी है, पूरी तरीके से हमारी कंट्री ने बैन कर दी है कि इस तरीके की चीज़ अगर किसी के साथ होती है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अगर कोई भी अगर ऐसी चीज़ें करता है या कोई ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करता है तो भी उसे सज़ा मिलेगी, ना कि उसके साथ उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको बचाया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, राइट टू इक्वलिटी, सभी के लिए रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बराबर है। अब इसमें देखते हैं आगे, ये देखिए जिस स्कीम की मैं आपको बात कर रही थी, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, मध्य दिवसीय भोजन स्कीम। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अब क्या हुआ कि जो पुअर फैमिलीज के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है, और अगर पहुंच भी रहे तो वो उनके पास में खाने के लिए न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ये सब कुछ भी चीज़ें उनके पास में नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बच्चे प्रॉपर स्कूल आए, बच्चे सब कुछ आए और स्वस्थ रहे और मस्त रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट कर दी। स्कूल मील स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल विद द फ्लेवर ऑफ हॉट कुक लंच, जिसमें क्या हो, बच्चों को गरम गरम खाना मिले और उनके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। बच्चे जो कुपोषित होते हैं वो पोषित हो, भली भांति अच्छे से स्वस्थ रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट कर दी कि हर दिन बच्चों को गरम गरम खाना मिले। Children in a village school Tamil Nadu are feed nutritious meal every aiding their health and attendance। इससे क्या देखने को मिला कि
अब बच्चे जो है वो रेगुलर स्कूल आने लगे और अटेंडेंस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ कि रेगुलर बच्चे आने लगे तो अटेंडेंस भी सबकी क्या हुई, प्रेजेंट होने लगी। पहले क्या होता था कि बच्चे इसी चक्कर में नहीं जाते थे कि हमारे पास गरीबी, हमारे पास खाने के लिए नहीं, लेकिन जब सरकार इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है तो हम स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में हमें क्या मिल रहा है, गर्मा गर्म खाना मिल रहा है। तो बच्चे इसीलिए जाने लगे कि अब हमें स्कूल में अच्छा फ्लेवर का खाना मिल रहा है और वो भी अच्छा गर्मा गर्म टेस्टी खाना मिल रहा है। तो इसी तरीके से कि बच्चे हर दिन स्कूल जाए। अब ये सबसे पहले ये स्कीम कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई ये हम देखेंगे, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये स्कीम सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट हुई थी। चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे। वन ऑफ द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन तमिलनाडु। सबसे पहले ये स्कीम आई तमिलनाडु में, ठीक है। एंड लेटर ऑन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंपलसरी कर दिया ईयर 2001 में पूरी कंट्री में, ठीक है। ये स्कीम को स्टार्ट कर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे वहाँ पे बच्चों को मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड की जाए, बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाए, वो भी अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला, जिसमें न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो और जिससे बच्चों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो और वो प्रॉपर अच्छे से पढ़ पाए। पॉजिटिव चीज क्या हुई इसमें, इम्प्रूवमेंट इन एनरोलमेंट इन अटेंडेंस ऑफ पुअर दलित चिल्ड्रन। इससे जो गरीब बच्चे थे, दलित चिल्ड्रंस थे, उनके अटेंडेंस भी क्या हुई, अच्छी फुलफिल होने लगी कि बच्चे रेगुलर स्कूल आने लगे, उनकी हेल्थ भी बेहतर हुई। बायस बेटर न्यूट्रिशन एंड लेस हंगर अमंग लो इनकम स्टूडेंट। अब जो बच्चों की परिस्थिति अच्छी नहीं थी उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट वाला डिसीजन हुआ और ये काफ़ी अच्छी स्कीम है कि आप देख सकते हैं कि राइट टू इक्वलिटी में अब ये भी मिला कि सभी को इक्वली खाना प्रोवाइड की जा रहा है, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी जेंडर के अकॉर्डिंग सभी के लिए इक्वली खाना है, सभी को इक्वलिटी को देखते हुए सभी को खाना प्रोवाइड की जा रहा है। और वो भी इसलिए ताकि बच्चों के हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आए और अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से अपना दिमाग लगाकर पढ़ाई करे। तो देखिए गवर्नमेंट ने कितना अच्छा यहाँ पर एक स्टेप उठाया है। राइट टू इक्वलिटी वाले एरिया में हम ये देखेंगे कि इक्वली सबको खाना भी मिल रहा है, खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल। तो ये स्कीम आप याद रखिए, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट अब क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस। अब चैलेंजेस बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी कोई अच्छी चीज की बात हो ना तो उसमें कोई ना कोई समस्या है, उसमें कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई चुनौतियां जरूर आएगी। अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो आपके सामने अनेक चैलेंजेस आते हैं। चलिए अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक बेटी थी जिसका नाम था रानी, गांव की। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और उसका जो ये सपना था जिस पर सभी लोग हंसते थे कि अरे रानी तुम क्या डॉक्टर बनोगी, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम अपने खेत वेत के काम देखो, अपने पेरेंट्स के हेल्प करो। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते थे कि बेटा तुम काम मत करो, तुम पढ़ाई करो। रानी ने इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्टीरियोटाइप्स को, इन सारे प्रीजुडिस वाले, डिस्क्रिमिनेशन वाले कमेंट्स को अपने लाइफ में इफेक्ट नहीं पड़ने दिया। उसने ये सारी चीज़ों को रख दिया साइड में और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। और पढ़ाई के साथ साथ देखा गया कि जब नीट की परीक्षा हुई तो रानी अव्वल नंबर से पास हुई और उसे अच्छे मार्क्स मिले और वो अच्छी डॉक्टर बन गई। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर आपने देखा कि इक्वलिटी से सबको क्या है, राइट है एडुकेशन गेन करने का, कि हम एडुकेशन इक्वली हमारे लिए सबके लिए है, राइट टू एडुकेशन है। देखा आपने राइट टू एडुकेशन में क्या स्कीम है कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को कंपलसरी है एडुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये देखिए कि राइट टू एडुकेशन के जितने भी एक्ट्स है, जितने भी राइट्स है और राइट टू इक्वलिटी के, वो सबके लिए समान है। तो देखिए कि रानी पर क्या हुआ, इस तरह की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ और उसने करके दिखाया कि वो भी
वही ट्रीटमेंट बिलोंग करती है, वो भी वही फैसिलिटी का पार्ट है जो कि सभी के लिए है। तो देखिए इस तरीके से स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं कि अनइक्वल इनइक्वलिटीज, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव ब्रॉट डाउन सम इनइक्वलिटीज देयर आर इन स्कूल, ठीक है, कि देखिए कोई भी चीज़ जब अच्छी हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू तो उसमें कुछ इनइक्वलिटीज भी आएगी, असमानताएं देखी जाएगी। दलित चिल्ड्रन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इज द सेम, कि देखिए अभी भी दलित चिल्ड्रंस को और जितने भी पुअर फैमिलीज के लोग हो उनको डिस्क्रिमिनेशन का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और ऐसे सामने करने में क्या हो रहा है, देखिए कि इक्वलिटी है लेकिन इक्वलिटी के बाद भी इनइक्वलिटी भी एक रियलिटी है, सच है, असमानता है। क्योंकि एटीट्यूड स्लो चेंज, किसी भी तरह की धारणा, किसी भी तरह की सोच को बदलने में क्या लगता है, टाइम लगता है, समय लगता है। क्योंकि लोगों का एक फिक्स माइंडसेट है, एक फिक्स स्टीरियोटाइप है कि इन्हें इतना ही एजुकेशन मिलना चाहिए, ये यहाँ पर प्रॉपर नहीं कर सकते। तो इस तरह की सोसाइटिकल बिहेवियर को चेंज करने में क्या होगा, टाइम लगेगा, स्लो चेंज आए। इसके लिए क्या होगा, कंटिन्यूस एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए, इनइक्वलिटी को चैलेंज करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत होती है हम सबको आगे आकर इसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स करना पड़ता है कि हम इनइक्वलिटी को चैलेंज करें और प्रॉपरली क्या हो, इस पे सक्सेस भी मिले। और सक्सेस मिल ही रही है क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पे कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, राइट टू एजुकेशन पे, राइट टू इक्वलिटी पे, मिड डे मील स्कीम और ऐसे एक्ट जो अनटचेबिलिटी के लिए बने हो। पहले डिस्क्रिमिनेशन पर कोई लॉ नहीं थे लेकिन देखा गया कि बाद में डिस्क्रिमिनेशन पर लॉ आ गए। तो देखिए कि इस तरह के एटीट्यूड को चेंज होने में टाइम लगेगा लेकिन ये एटीट्यूड एक दिन क्या बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। द कंटिन्यू स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, एग्जैक्टली लाइक स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी के लिए बार बार हमें प्रयास करने की जरूरत है। कैसे? अचीविंग इक्वलिटी इज अ कांस्टेंट बैटल विच हैज टू बी फॉट विथ सो डोनेशंस, गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल एंड पब्लिक। देखिए अब इक्वलिटी के लिए हमें क्या है, कंटिन्यूस लड़ाई करने की जरूरत है। हमें अपना हक पाना है। हमें मान लीजिए कि आपको अगर कहीं इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो आपको अपना हक खुद से पाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी अपनी। आपको इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है, भारतीय संविधान कह रहा है कि सभी को बराबरी का हक है, राइट टू इक्वलिटी है हमारे पास। तो इसीलिए इक्वलिटी क्या कह रही है, कंटिन्यूस एफर्ट्स मांगती है। कोई भी अच्छी चीज़ में हमें रुकना नहीं होता है, उस पर कंटिन्यूसली वर्क करना होता है। कंटिन्यूसली हमें इसे चैलेंज करना पड़ेगा और इनइक्वलिटी को हटाना पड़ेगा, जिसमें लोग बहुत सारे डोनेशंस देते हैं और गिफ्ट्स देते हैं कि ये चीज़ सारी सुधरे और बदले। जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट कंटिन्यू वर्क कर रही है कि कैसे हमारे पास में मिड डे मील स्कीम है, राइट टू एजुकेशन है। तो इस तरीके से आपके भी एफर्ट्स क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं कि आप सोसाइटी में क्या चेंजेस ला रहे हैं, आपका क्या मानना है इक्वलिटी पे, आप कैसे आगे चलकर इनइक्वलिटी को हटा देंगे हमारे सोसाइटी से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। किसके अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी तो कह दिया है लेकिन उसकी जो प्रोविजंस है उसे भी तो समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, इक्वली गवर्नमेंट जॉब्स है। हमें किसी भी कास्ट के, किसी भी जेंडर के अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, अलग फील नहीं करवाना है, हम उसे अलग नहीं रख सकते। सभी के लिए सब कुछ इक्वल है, बिल्कुल समान है, समानता है। और समानता वाला ही नेचर, पॉजिटिव नेचर के हम अगर रहते हैं तो हमारा माइंड भी बिल्कुल पॉजिटिव रहता है। तो ये आज हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि राइट टू इक्वलिटी इंडियन डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले कर रहा है और इसके क्या क्या प्रोविजंस है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमारा क्या रोल है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट कर ली है। आपको अगर यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है
कि अगर कहीं भी आपके सोसाइटी में इनइक्वलिटी देख रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी राइट्स है, लॉज है, वो बताएंगे। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, इसका आंसर देना है। और इसी तरीके से हर दिन पढ़ाई कीजिए और सारी क्लासेस अटेंड कीजिए ताकि आपके लिए हो जाए आपकी क्लास और भी मज़ेदार और आसान, क्योंकि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, सब कुछ आसान है अगर हम उसके समझने में बिल्कुल, अगर हम उसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर दे तो हर चीज़ हो जाती है आसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।